सुबह 9 बजे शार्प काम शुरू हो जाता है, 6 बजे पैकअप हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अनोखा है। विद्या, एनटीआर की जो आप फिल्म कर रही हैं, उनकी वो बायोपिक जो कर रही हैं, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं और सबको एक उम्मीदें हैं कि क्या क्या नया होगा। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। इट्स माय फर्स्ट तेलुगु फिल्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने दूसरी भाषा में मैं कभी बोली नहीं हूँ। मतलब मलयालम में मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था, एक आध सीन थे मेरे। इसमें फुल फ्लेज्ड रोल है। मैं एनटीआर जी की बीवी का किरदार निभा रही हूँ, बसवतारकम का। पर अभी तक मेरे कुछ 5 दिन की शूटिंग हुई है, पर बहुत अच्छा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं। सुबह 9 बजे शार्प काम शुरू हो जाता है, 6 बजे पैकअप हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अनोखा है। Ladies and But I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I've never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. And I always thought that when you do films here, it will become bigger. And so my belief, is becoming true now. And there cannot be. We are diverse. There's south, there's north, there's east, there's west, there's central, there's blah 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 blah. We'll be diffusing away from this old narrative called South cinema, North cinema, this cinema, that cinema. We all will be evolving as one cinema, that is Indian cinema. तो भैया, तेलुगु सिनेमा एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाती है। ऐसी इंडस्ट्री जिसकी फिल्मों के ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का एक अलग एक लेवल होता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है। इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे इस इंडस्ट्री ने इंडियन सिनेमा पर अपना पैर पसारना शुरू किया। तेलुगु सिनेमा का ओरिजिन 1900 के अर्ली पीरियड में शुरू हुआ था, जब इंडियन सिनेमा अपनी शुरुआत ही कर रहा था। इस एरा के एक विजनरी फिल्म मेकर द रघुपति वेंकट नायडू, जिन्होंने नॉट जस्ट तेलुगु सिनेमा बट इंडियन सिनेमा को शेप देने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने अपनी शुरुआत साइलेंट फिल्मों से की थी और फिर अपने थिएटर्स में उन्होंने शोकेस करना शुरू किया। वेंकट नायडू को फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तेलुगु सिनेमा को एक फाउंडेशन दी है। 1921 में तेलुगु लैंग्वेज में पहली साइलेंट फिल्म बनी थी भीष्मा प्रतिज्ञा। अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये फिल्म बनाई गई थी जिसे रघुपति वेंकट नायडू के बेटे रघुपति सूर्य प्रकाश नायडू ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म तेलुगु सिनेमा के डेवलपमेंट का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थी। 1931 में तेलुगु सिनेमा को अपनी पहली टॉकी यानी साउंड फिल्म मिली थी, भक्ता प्रहलादा के नाम से, जो कि डायरेक्टर एच.एम. रेड्डी ने बनाई थी। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में साउंड का नया दौर शुरू किया था। 1940 और 1950 के दौरान तेलुगु माइथोलॉजिकल और सोशल रिलेवेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने लगा, जिसमें फिल्म्स लाइक मल्लीश्वरी और पथाला भैरवी ने इंडस्ट्री को मास अपील और आर्टिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन दी। से ही इवोल्यूशन होता रहा और धीरे धीरे तेलुगु सिनेमा अपनी पहचान बनाता गया, जो आज के दौर में ग्लोबल लेवल पर भी अपनी मार्क छोड़ रहा है। इस पीरियड में तेलुगु सिनेमा ने अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करते हुए एक सॉलिड फाउंडेशन बना ली, जो आगे चलकर इंडियन सिनेमा के इवोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर बन गए। 1950 और 1960 का दौर तेलुगु सिनेमा के लिए एक गोल्डन एज माना जाता है, जब इंडस्ट्री ने अपने कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्शन वैल्यूज़ में एक सिग्निफिकेंट जंप किया। इस टाइम पीरियड में तेलुगु सिनेमा ने न सिर्फ रीजनल लेवल पर बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली। मायाबाजा नाम की फिल्म, जो कि 1957 में आई थी, ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। डायरेक्टर के.वी. रेड्डी की ये माइथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म अब तक की सबसे आइकॉनिक तेलुगु फिल्म में से शुमार होती है। टी रामाराव एज लॉर्ड कृष्णा और सावित्री एज
कचा ने अपने लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस से इस फिल्म को अमर बना दिया। इस फिल्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स और टेक्निकल ब्रिलियंस ने तेलुगु सिनेमा को एक नए लेवल पर ले गए। मिसामा नाम की एक फ़िल्म जो कि 1955 में आई थी, डायरेक्टर LV प्रसाद की ये लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी थी। NTR और सावित्री ने लीड रोल्स प्ले किए थे। तेलुगु सिनेमा की वर्सटैलिटी को देखते हुए फिल्म आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। जहाँ एक तरफ सोशली रिलेवेंट फिल्म थी तो दूसरी तरफ माइथोलॉजिकल और फैंटेसी जनरल भी इक्वल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। रामाराव और अक्किनेनी नागेश्वर राव जैसे एक्टर्स ने पर स्टारडम अचीव किया और इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर मिसामा कथा जो कि 1962 में आई थी और सबकरू 1950 में आई थी। इस एरा ने तेलुगु सिनेमा को एक रिस्पेक्टेबल और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन दी थी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में, और ये दौर एक लेगेसी बन गया और आज तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो भाई तेलुगु सिनेमा की सक्सेस काफ़ी हद तक उनके आइकॉनिक सुपरस्टार्स की वजह से है। उन्होंने अपने टैलेंट, हार्डवर्क और स्क्रीन प्रेजेंस से इस इंडस्ट्री को न्यू हाइट्स तक पहुंचाया है। ये स्टार्स सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के फेवरेट है बल्कि पूरे भारत में इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। यहाँ कुछ नोटेबल स्टार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है NT रामाराव। तो भाई NTR को ना तेलुगु सिनेमा का गॉड माना जाता है। उन्होंने अपने माइथोलॉजिकल रूल्स से एक डिवाइन स्टेटस पाया। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंसेस आइकॉनिक था और उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री को नेशनल लाइट में लाया था। NTR ने सिनेमा के अलावा पॉलिटिक्स में भी अपनी लेगेसी छोड़ी थी। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP बनाई थी और आंध्र प्रदेश के CM बन गए थे। आज भी उन्हें एक लेजेंडरी फिगर के तरह माना जाता है। अक्किनेनी नागेश्वर राव को एक वर्सटाइल एक्टर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने रोमांटिक रोल्स से लेकर सीरियस ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस तक सब कुछ स्लोलेसली किया था। उन्होंने तेलुगु फिल्म्स में रिलीज में और इमोशनल डेप्थ लाया है। ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई अपने फैमिली के लिए। ने उनके बेटे नागार्जुना और आगे चलकर नागा चैतन्य ने भी तेलुगु सिनेमा में अपनी जगह बनाई थी। उनकी एक्टिंग करियर और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस में जनरेशन्स के काफ़ी इंस्पायर किया। चिरंजीवी ने 80s में अपने डायनेमिक परफॉर्मेंसेस और यूनिक डांस स्टाइल से तेलुगु सिनेमा को डोमिनेट किया। उन्होंने मास अपील और क्लास दोनों को अपने परफॉर्मेंसेस में बैलेंस किया। चिरंजीवी का सुपर हिट कमबैक खिलाड़ी नंबर 150 से हुआ और आज भी उन्हें मेगा स्टार कहा जाता है और उनका इन्फ्लुएंस तेलुगु सिनेमा पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके बेटे रामचरण भी आज के बिगेस्ट स्टार्स में से एक माने जाते हैं। महेश बाबू जो कि प्रिंस ऑफ टॉलीवुड के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने चार्म और पावरफुल एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। उनका सटल येट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस उनके फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। महेश बाबू की फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि सोशल रेलेवेंट इश्यूज़ को भी टारगेट करती है, जैसे श्रीमंतुडु और महर्षि में रूरल डेवलपमेंट और फार्मिंग के मुद्दों को उछाला गया। सीरीज के बाद प्रभास ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। उन्होंने मेसी एक्ट परफॉर्मेंसेस से अपने फैन बेस को एक्सपेंड किया है। सो स्पेशली नॉर्थ इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस में प्रभास तेलुगु सिनेमा के फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं, जिन्होंने साउथ से निकलकर पूरे इंडिया में अपनी पहचान बनाई है। तेलुगु सिनेमा का स्टोरी टेलिंग जर्नी काफ़ी डायनामिक और फैसिनेटिंग रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम माइथोलॉजिकल एंड सोशल फिल्म्स, तेलुगु सिनेमा ने अपने नैरेटिव स्टाइल को टाइम के साथ इवॉल्व किया है और आज एक वाइड रेंज ओरिजिनल एक्सप्लोर करता है। तेलुगु सिनेमा के अर्ली स्टेजेस में माइथोलॉजिकल फिल्म्स काफ़ी पॉपुलर होती थी, स्पेशली इन द 30s एंड 40s। ये फिल्म इंडियन स्टोरीज को डिपिक्ट करती थी। NT रामाराव ने माइथोलॉजिकल रोल्स लाइक लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा प्ले करके ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई है।
पीरियड में फोल्क लोर और फैंटेसी बेस्ड स्टोरीज भी तेलुगु सिनेमा का एक बड़ा पार्ट थी। फिल्म्स लाइक पथाला भैरवी और माया बजार ने फैंटेसी और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को विजुअली इंगेजिंग प्रेजेंट किया है। 1950 और 1960 के दशकों के दौरान तेलुगु सिनेमा ने माइथोलॉजिकल थीम्स के अलावा सोशल ड्रिवन नैरेटिव्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिल्म्स लाइक मिसम्मा और सबकारू में सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को एड्रेस किया गया। डायरेक्टर जैसे कि B.N. रेड्डी और विश्वनाथ ने रियलिज्म और सोशल थीम्स को हाईलाइट किया जो ऑडियंस के साथ रिसोनेट करते थे। तो भाई देखो, तेलुगु सिनेमा की स्टोरी टेलिंग अब सिर्फ रीजनल ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंडस्ट्री भी बन चुकी है। ये इवोल्यूशन प्रूफ है कि तेलुगु सिनेमा ने अपनी रूट्स को सर्फ करते हुए भी मॉडर्न, डाइवर्स और बोल्ड नैरेटिव को अपनाया है। तेलुगु सिनेमा ने आखिरी कुछ दौरों में टेक्निकल एक्सलेंस के मामले में काफ़ी बड़े लीप्स लिए हैं। ये एडवांसमेंट्स ना सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री को विजुअल स्टनिंग बनाते हैं बल्कि इन्हें इंटरनेशनल लेवल तक कंपटीशन भी बना रहे हैं। के दौरों के मामले में तेलुगु सिनेमा अभी ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंड हो रहा है, लेकिन 2000s के दशकों के बाद इंडस्ट्री में हाई बजट फिल्म के ट्रेंड शुरू हुआ है। बाहुबली और RRR जैसी फिल्म्स के प्रोडक्शन बजट ने न्यू बेंचमार्क्स सेट किए हैं, जहां पर ग्रैंड सेट्स, इलेबोरेट रियलिस्टिक प्रॉप्स ने ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा है। तो भाई तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा लीप VFX के मामले में S राजामौली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के साथ आया। इस फिल्म में वर्ल्ड क्लासिक VFX का यूज़ किया गया जिसमें ग्रैंड वॉर सीन्स, मैसिव वाटरफॉल्स और एनिमेटेड क्रिएचर्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया। दोनों ही फिल्मों के VFX ने तेलुगु इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर कंपटीशन देने लायक बना दिया। तेलुगु फिल्म्स में VFX का यूज़ अब ज़्यादा कॉमन हो गया है। फिल्म्स लाइक ईगा क्रिएटिव VFX का यूज़ किया जहां एक मक्खी को प्रोटोगनिस्ट बनाया गया। ग्लोबली क्रिटिकली अक्लेम्ड रही और ये टेक्निकल एक्सपर्टीज इंडस्ट्री ने 3D फिल्म मेकिंग का भी एक्सपेरिमेंटेशन किया जिसमें फिल्म लाइक एक्शन 3D ने 3D विजुअल इफेक्ट्स को मेन स्ट्रीम किया। तेलुगु फिल्म्स में इंट्रोड्यूस फोटोग्राफर्स ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कैमरा वर्क को अडोप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम मगधीरा और RRR को ले सकते हैं जिनमें स्वीपिंग शॉट्स, एरियल व्यूज़ और हाई स्पीड कैमरा टेक्निक्स का यूज़ किया गया जिससे विजुअल और भी ब्रेथ टेकिंग बन गए। इस इंडस्ट्री ने ड्रोन शॉट्स और एरियल सिनेमेटोग्राफी को अडॉप्ट किया जो एक्शन सीक्वेंसेस और लैंडस्केप शॉट्स को और ग्रैंड बनाते हैं। और इंस्टेंस साई और RRR जैसी फिल्मों में एरियल शॉट्स को एक्सटेंसिव यूज़ किया गया। तो भाई मैं इस इंडस्ट्री की एक और चीज़ से इम्प्रेस होता हूँ जो कि है डिजिटल एडिटिंग। 2000 के दशकों में तेलुगु इंडस्ट्री ने डिजिटल एडिटिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जिससे फिल्म का पेस और नैरेटिव ज़्यादा टाइट और विजुअली इंगेजिंग हो गया। फिल्म्स जैसे कि अर्जुन रेड्डी और गूढ़ाचारी ने इस एडिटिंग का यूज़ जो मॉडर्न ऑडियंस के साथ रिसोनेट करता है। पोस्ट प्रोडक्शन में एडवांस CGI और ग्रीन स्क्रीन टेक्निक का एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है। इससे ग्रैंड स्केल एनवायरनमेंट और इम्पॉसिबल एक्शन सीक्वेंसेस को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा रहा है। तेलुगु सिनेमा ने इंटरनेशनल VFX हाउस और टेक्नीशियन के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया जो ग्लोबल सिनेमा के स्टैंडर्ड को मैच कर सके। बाहुबली के VFX टीम में प्राइम फोकस जैसे वर्ल्ड क्लास VFX स्टूडियोज शामिल थे। एक्शन सीक्वेंसेस और स्टंट कोरियोग्राफीज में भी तेलुगु फिल्म्स ने हॉलीवुड लेवल टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है। साहो और RRR जैसे फिल्म्स में एक्शन कोरियोग्राफी में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। तो भैया अब पिछले कुछ सालों में जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो सबसे पहले उसके डायरेक्टर्स के बारे में लोग पता लगाते हैं, बाद में फिर उसके
बाद में उसके कास्टिंग और बाकी चीज़ों के पर लोग ध्यान देते हैं। तो चलो तेलुगु सिनेमा के कुछ ऐसे विजनरी डायरेक्टर्स की बात करते हैं जो कि तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने में एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। डायरेक्टर्स ने अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग से तेलुगु इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है। डायरेक्टर्स ने न सिर्फ तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया है बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। तो भैया एस राजामौली को आज तेलुगु सिनेमा का नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडियन सिनेमा का राजा माना जाता है। उन्होंने ग्रैंड स्टोरी टेलिंग, वर्ल्ड क्लास VFX और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंडियन सिनेमा में लेकर नया रिवॉल्यूशन सेट किया है। राजामौली की फिल्मों को एपिक स्टोरी टेलिंग, ग्रैंड विजुअल्स इफेक्ट्स और इमोशनली चार्ज्ड कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है। तो और इन भाई साहब को सड़क से उठाकर स्टार बना देने वाली मशीन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई स्टार इनके चंगुल में फंस गया तो वो 5 से 6 साल के लिए इनके चंगुल से निकल नहीं पाता है। जैसे बाहुबली में प्रभास ने बाहुबली के लिए 5 से 6 साल तक मेहनत की थी, जिसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म साहो जो कि डिज़ास्टर रही थी। RRR के बाद रामचरण और उनके लेजेंडरी एक्टर और पिताश्री की फिल्म आचार्य का वो हाल हुआ जो कि कोई शायद सपने में भी नहीं सोच सकता। और वही इस आती हुई परंपरा को JR&TR की फिल्म देवरा ने तोड़ा कि आजकल अच्छा कलेक्शन कर रही है। सुकुमार, ये भाई साहब अपनी फिल्मों में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और डीप कैरेक्टर स्टडीज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप पुष्पा द राइज का ही एग्जांपल ले सकते हैं। श्रीनिवास, इनको तेलुगु सिनेमा का मतला मंतिरकुडु यानी विजार्ड ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके डायलॉग्स काफ़ी विटी और हार्ट वार्मिंग होते हैं। इनकी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ और इनके फोकस ज़्यादातर रिलेशनशिप पर होता है, जैसे कि अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू। तेलुगु सिनेमा ने आखिरी कुछ सालों में अपने आप को सिर्फ रीजनल फिल्म्स तक सीमित नहीं रखा है बल्कि ये पूरे देश में एक नई पहचान बना रही है। फिल्मों जैसे पुष्पा द राइज, RRR और साहू ने तेलुगु सिनेमा की रीच को इतना बढ़ाया है कि ये फिल्म ना सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस को अपील कर रही है बल्कि पैन इंडिया हिट्स बन गई है। इन सभी फैक्टर्स के चलते तेलुगु सिनेमा ने अपने आप को एक पैन इंडिया फेनोमेनन के रूप में इस्टेब्लिश किया है जो आगे चलकर और भी नई हाइट्स को छू रहा है। तेलुगु सिनेमा ने आखिरी कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर एक रिमार्केबल ग्रोथ देखी है जिसमें कई फिल्म्स ने 100 करोड़ और 500 करोड़ के मार्क को क्रॉस किया है। यह ट्रेंड ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है बल्कि ये दिखाता है कि तेलुगु फिल्म्स की कमर्शियल पावर कैसे बढ़ रही है। आज की डेट में तेलुगु सिनेमा में हर साल कई फिल्म्स है जो कि 100 करोड़ की क्लब में शामिल होती है। ये फिगर्स अब एक नॉर्म बन गए हैं जो इंडस्ट्री की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी और ऑडियंस की डिमांड को दिखाता है। फिल्मों जैसे बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ने 1600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इन फिल्म्स ने नॉट ओनली रीजनल बॉक्स ऑफिस बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हिट रही। SS राजामौली की RRR ने 1200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की जिससे ये फिल्म ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए भी एक लैंडमार्क बन गई। इस फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी अक्लेम और बॉक्स ऑफिस सक्सेस हासिल की। अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने 350 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। ये फिल्म पैन इंडिया हिट रही और इसने हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में भी इम्प्रेसिव बॉक्स ऑफिस फिगर्स देखे। प्रभास की साहो में नॉर्थ इंडिया में तो अच्छा कलेक्शन नहीं किया लेकिन 450 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन और स्टार पावर के लिए जानी जाती है जो इसकी बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो भाई तेलुगु सिनेमा के बड़े स्टार्स जैसे प्रभास, अल्लू अर्जुन, JR&TR और रामचरण की पॉपुलैरिटी ने फिल्म को स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डे कलेक्शन दिलाने में मदद की है। इनकी स्टार पावर ने ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक लाने में काफ़ी मदद मिली। तेलुगु फिल्म अब पहले से ज़्यादा बड़े बजट के साथ बनती है जिसमें इंप्रेसिव विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंसेस और प्रोडक्शन डिज़ाइन शामिल होते हैं। इस वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ता है। तेलुगु फिल्म्स का मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी इफेक्टिव होती है जो फिल्म के रिलीज से पहले से ही बज़ क्रिएट करता है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, म्यूजिक लॉन्चेस और स्टार इंटरेक्शंस से ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ता है। अब तेलुगु फिल्म्स को सिर्फ तेलुगु में नहीं बल्कि हिंदी, तमिल और मलयालम में भी रिलीज किया जा रहा है। इस स्ट्रेटजी
से इनकी ऑडियंस का रीच काफ़ी बढ़ रहा है। तेलुगु सिनेमा का ये बढ़ता हुआ बॉक्स ऑफिस सक्सेस दिखाता है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ रीजनल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना इम्पैक्ट बना रही है। आज तेलुगु फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिए एक मेजर प्लेयर बन चुकी है और आगे चलकर और भी नए माइलस्टोन्स अचीव करने की संभावनाएं हैं। इस ग्रोथ से ये पता चलता है कि तेलुगु सिनेमा की कहानी अब सिर्फ तेलुगु ऑडियंस तक नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया तक पहुंच रही है। आज के डिजिटल एरा में OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 ने तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्रेडिशनल सिनेमा हॉल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रीजनल कंटेंट को दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा काम कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु फिल्म्स किसी भी समय देखने की सुविधा मिलती है, जिससे ऑडियंस के लिए फिल्म देखना आसान हो गया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों को भी अट्रैक्ट करती है जो थिएटर्स नहीं जा पा रहे हैं। मोस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स तेलुगु फिल्म्स को मल्टीपल लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स और डबिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से नॉन तेलुगु स्पीकर्स भी इन फिल्म्स का आनंद ले सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर तेलुगु फिल्म्स, वेब सीरीज और ओरिजिनल शोज की डाइवर्सिटी दिखाई देती है। इस वजह से तेलुगु सिनेमा का कंटेंट इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हो गया है, जो शायद पहले सिर्फ रीजनल व्यूअर्स तक ही सीमित होता था। OTT प्लेटफॉर्म पर यूनिक और एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म्स फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, जिससे वो अपनी कहानियों को नए एंगल्स से प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बड़ी तेलुगु फिल्म जैसे निन्निल्ला निन्निल्ला, क्रैक और अला वेकुंठपुर मुल्लू रिलीज़ के बाद तुरंत OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो गई, जिससे उनका ऑडियंस बेस काफ़ी बढ़ा। फिल्म्स जैसे RRR और बाहुबली सीरीज़ को OTT पर रिलीज़ होने के बाद इंटरनेशनल ऑडियंस से काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिला और इन फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस देखा बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी उनका व्यूअरशिप बढ़ा। आजकल की ऑडियंस ट्रेडिशनल सिनेमा से ज़्यादा OTT कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये उन्हें कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ तेलुगु फिल्म्स के लिए एक नई मार्केट क्रिएट कर रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से तेलुगु फिल्म्स ने ग्लोबल ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट बढ़ाया है। सोशल मीडिया पर डिस्कशन और फैन क्लब्स का ग्रोथ भी इन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स ने तेलुगु सिनेमा को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले आया है, जिससे ना सिर्फ फिल्म्स की विजिबिलिटी बढ़ी है बल्कि ऑडियंस का रीच भी एक्सपेंड हुआ है। ये प्लेटफॉर्म्स अब इंडस्ट्री के लिए एक रियल एवेन्यू बन गई है, जो रीजनल सिनेमा को दुनिया भर में प्रमोट करना का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस डिजिटल रिवॉल्यूशन से तेलुगु सिनेमा और भी नए हाइट्स छू सकता है और ये अब सिर्फ रीजनल सिनेमा तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है। आज के समय में तेलुगु सिनेमा में फीमेल लीड्स की प्रेजेंस काफ़ी बड़ी है, जिससे स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट का कॉन्सेप्ट नए रूप में सामने आ रहा है। ये बदलाव सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है बल्कि इन एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंसेस ने इंडस्ट्री के डायनामिक्स को भी बदला है। और वैसे हमने बॉलीवुड में फीमेल के राइज पर एक वीडियो पहले ही बना चुकी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको तेलुगु फीमेल लीड्स के बारे में भी जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम एक वीडियो उन पर भी लेकर आएंगे। आजकल की तेलुगु फिल्म्स में फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ लव इंटरेस्ट या साइड रोल्स तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। इन्हें कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ और स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरीज और सिग्निफाइंट रोल आर्क्स दिए जा रहे हैं। महिला पात्र अब हर जेनर में दिखाई देते हैं, चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो या रोमांटिक कॉमेडी। ये उन्हें उनकी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ को शोकेस करने का मौका देता है। फीमेल लीड्स की प्रेजेंस से स्टोरी टेलिंग में एक सिग्निफाइंट शिफ्ट आया है। फिल्म मेकर्स अब कहानियों को उनकी नज़र से भी देखते हैं, जिससे नैरेटिव्स और इंगेजिंग और रिलेटेबल हो गया है। आज कल की फिल्म्स वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज को एक्सप्लोर कर रही है, जो वुमेन्स इश्यूज, एक्सपीरियंस और स्ट्रगल्स पर फोकस करते हैं। ये कहानियाँ सोशल कमेंट्री के रूप में भी दिखाई जा सकती है। फीमेल लीड फिल्म्स जैसे अरुंधति और फिदा ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया है, जो दिखाता है कि ऑडियंसेस ऐसे कंटेंट को अप्रिशिएट कर रही है। जैसे जैसे तेलुगु सिनेमा आगे बढ़ रहा है, फीमेल लीड्स की रोल और भी बढ़ी जा रही है।
तेलुगु सिनेमा में फीमेल लीड्स का राइज सिर्फ एक सिनेमैटिक शिफ्ट नहीं है बल्कि सोशल चेंज का भी प्रतीक है। स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट की का प्रेजेंस ने ऑडियंस के लिए नए कहानियों का जन्म दिया है और एक्ट्रेसेस जैसे समांता, अनुष्का और साई पल्लवी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी नए हाइट्स को छू सकती है जहां वुमेन एम्पावरमेंट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग का फ्यूजन देखने को मिलेगा। तेलुगु सिनेमा ने इंडियन पॉप कल्चर को काफ़ी समृद्ध किया है, जिससे इसकी म्यूज़िक, डांस और मास अपील फिल्म्स ने कल्चरल फेनोमेनन की तरह एक विशेष स्थल बना दिया है। ये फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है बल्कि सोशल कमेंट्री और कल्चरल एक्सप्रेशन का भी एक मीडियम बन चुकी है। टॉलीवुड आज एक नए मोड़ पर खड़ा है जहां इसका प्रभाव न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी बढ़ रहा है। ये इंडस्ट्री अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग, इम्प्रेसिव प्रोडक्शन वैल्यूज़ और टैलेंटेड एक्टर्स के साथ नए डायमेंशंस की तरफ बढ़ रही है। चलिए देखते हैं तेलुगु सिनेमा का भविष्य कैसे प्रमोजिंग दिख रहा है। तेलुगु फिल्म्स जैसे RRR, पुष्पा और साउथ ने पैन इंडिया रिलीज़ की एक नई ट्रेंड को जन्म दिया है। ये फिल्म्स न सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस को अपील करती है बल्कि हिंदी, तमिल और अदर रीजनल लैंग्वेजेस का व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करती है। तेलुगु फिल्म मेकर्स का बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के साथ कोलेब्रेशन से क्रॉस कल्चर नैरेटिव को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। ये कोलेब्रेशंस ना सिर्फ स्टोरीज़ को एनरिच करते हैं बल्कि ऑडियंस रीच को भी बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच भी तेलुगु सिनेमा का प्रभाव कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है, जिससे रीजनल कल्चर और ट्रेडिशन को समझने का मौका मिलता है। ये इंडस्ट्री अब हर जैनर को एक्सप्लोर कर रही है, जैसे हॉरर, थ्रिलर, बायोपिक्स और स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म्स। ये डाइवर्सिटी ऑडियंस को नए नैरेटिव्स और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट और वुमन सेंट्रिक स्टोरीज़ का राइज देखने को इस इंडस्ट्री में मिल रहा है। ये ट्रेंड इंडस्ट्री को और भी इंक्लूसिव और डाइवर्स बनाता है, जिससे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना आसान होता है। इंडस्ट्री में नए डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स की एंट्री हो रही है जो फ्रेश पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ लेकर आते हैं। ये इमर्जिंग टैलेंट तेलुगु सिनेमा की क्रिएटिविटी को और भी बढ़ा रहा है। फिल्म्स और वेब सीरीज़ अब यूथ ओरिएंटेड कंटेंट को एक्सप्लोर कर रही है जो ऑडियंस को उनकी इंस्पिरेशंस और चैलेंजेस से कनेक्ट करने का मौका देती है। तेलुगु सिनेमा का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है, जहां ये ना सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है बल्कि नए ट्रेंड्स, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और डाइवर्स नैरेटिव्स के साथ अपने ऑडियंस को इंगेज कर रहा है। इसकी इवॉल्विंग नेचर्स और टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, एक्टर्स की प्रेजेंस से ये इंडस्ट्री नए माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल सिनेमा के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में देखा जाएगा जो कल्चरल एक्सचेंज और एंटरटेनमेंट के लिए एक वाइटल मीडियम बनेगा। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।